Good morning to all of you. Myself Suman Gupta, Faculty of Applied Physics. So welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. So dear students, जैसे कि अभी तक की जो हमारी हमने जो क्लासेस करी हैं उसमें जो हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा था यूनिट एंड डायमेंशन का, उसमें हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था कि मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी हमारे मतलब मात्रा क्या होंगे या डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, इनके क्या डायमेंशंस होंगे। ठीक है, उसके बाद से हमने किसी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनकी करेक्टनेस को, जो इक्वेशन गिवन होती थी हमें उनकी करेक्टनेस को हमने चेक करा। उसके बाद से हमने क्या करा, कन्वर्जन करा कि एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में किसी चीज़ को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से जो हमारी लास्ट थी फोर्थ क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं या उनके बीच हम किसी रिलेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आपको कुछ डायमेंशन लिखवाई थी, यानी कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ लिखवाई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन इन डायमेंशन से ही पूछे जाते हैं कि मतलब आपको 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ दे दी होंगी और उनकी आपको बोलेगा कि इनकी विमाएँ लिखो। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हर एक भौतिक राशि की अच्छे से विमाएँ याद होनी चाहिए। तो मैंने आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन स्टार्टिंग की क्लासेस में करा दी थी और कुछ हमारी डायमेंशन रह गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है और आपको पता होना चाहिए जिसके बारे में कि किस भौतिक राशि की क्या विमाएँ होती हैं। वैसे तो हम जो भी हमारी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम आगे की जो हमारी क्लासेस होंगी, जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें ये टॉपिक्स इंक्लूड हैं, तब हम उस टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे और वहाँ पे उनके जैसे कि उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, उनका मात्रा क्या होगा। ठीक है, और उनकी डायमेंशन को भी हम डेराइव करेंगे कि कैसे आया है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपको क्या करना है कि इन भौतिक राशियों की विमाओं को अच्छे से डायरेक्ट लर्न कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हमारा है क्या लिखा मैंने, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हमने यहाँ पे ले रखी है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना उसकी डायमेंशन होती क्या है, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर क्या हो जाती है -2। ठीक है, आपको इन पावर्स को आप ध्यान में रखना। ठीक है, कि -1 हो रहा है या +3 है, -2 है। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्लस साइन भी अगर -1 को आपने अगर +1 भी करोगे ना तो फिर इससे भी आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या किसकी डायमेंशन है, क्योंकि आप देख भी रहे हो कि जो हमारा हमने जितने भी क्वेश्चन करे सब में हमारा डायमेंशन ही यूज़ हो रहा है, हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की विमाएँ यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसी तरीके से हमारा सेकेंड है पाइजन निष्पत्ति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइजन रेशियो। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, जिसको हम आप देख रहे हो कि m की पावर भी 0, l की पावर 0 है, t की पावर 0 है। ठीक है, तो इन सब की अगर मैं वैल्यू अगर निकालना भी चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एक तरफ से 1 बन जाएगी इसकी वैल्यू। तो हम एक तरफ से बोल सकते हैं कि जो हमारी पाइजन रेशियो होती है यानी कि पाइजन निष्पत्ति, तो वो हमारी किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, यानी कि एक विमाहीन राशि होती है। ठीक है, ये थर्ड है हमारा श्यानता गुणांक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन होती है m, l की पावर -1 और t की पावर क्या हो जाती है -1। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था इससे रिलेटेड, उसमें हमारा डायमेंशन यूज़ भी हुआ था। ठीक है, तो इसका वैसे डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml²। ठीक है, ये चीज़। फिर नेक्स्ट है हमारा अभिकेंद्र बल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, ml t की पावर -2, यानी कि जो फोर्स की डायमेंशन होती है वही हमारी क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की भी डायमेंशन होती है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा बल का विमा होती है, आपको पता ही क्या होती है, ml t की पावर -2, तो वही विमा हमारी किसकी होगी, अभिकेंद्र बल की। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा बल आघूर्ण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, ml² t की पावर -2। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m, l की पावर -1, t की पावर -2 एंड लास्ट वन इज कोणीय संवेग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ml² t की पावर -2। ठीक, ये चीज ml² t की पावर -1। ठीक है, ये तो इन सभी भौतिक राशियों को आप जो भी डायमेंशन हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन लिखी है इनको आप एक जगह अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब मतलब हमारी सारी अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन एक साथ लिखी होती है एक जगह तो ईजिली होता है, मतलब ईजी होता है लर्न करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इन सभी भौतिक राशियों की विमाओं को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए
और इन्हें अच्छे से लर्न करते रहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का कि जो भी हमारे डायमेंशन आपने देखा कि जो भी हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे थे, या जो हमारा डायमेंशनल मेथड होता था यानी विमीय विधि, उनकी क्या सीमाएं होती हैं यानी उनकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। ये जी, या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ठीक है। विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ठीक है। जो हमारे टॉपिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो भी हमारी विमीय विश्लेषण होती है, डायमेंशनल एनालिसिस, इनकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या सीमाएं होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये किन किन चीज़ों के लिए ही सिर्फ अप्लाई हो पाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी तक जो भी हमने न्यूमेरिकल्स करे, आपने देखा कि अब हमने लास्ट हमारा जो टॉपिक था क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट, ये लास्ट टॉपिक था हमारा कि हम कैसे भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच कैसे किसी रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा जगह जगह हमारा एक कांस्टेंट टर्म आ रहा था, जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटा रहे थे एक क्या आ रहा था हमारे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू हम कुछ ना कुछ लेते थे। तो क्या होता है कि जो हमारी ये डायमेंशनल एनालिसिस है, आपने देखा कि जो भी हम स्थिरांक ले रहे थे, जो कांस्टेंट आता है इनको सॉल्व करने में, कोई भी जो हमारी फिजिकल इक्वेशन दे रखी है, तो उनमें क्या होता था, वो उन कांस्टेंट के बारे में कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता था, यानी कि जो हमारा स्थिरांक था उसके बारे में वो कुछ नहीं बताता था कि इसकी विमा क्या है, इसका मात्रक क्या होगा, कुछ नहीं। यानी कि जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस होता है वो एक कांस्टेंट चीज़ को, यानी जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देती है। तो पहली बात तो इसकी एक लिमिटेशन क्या हो गई है कि जो ये स्थिरांक होती हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या होता है, कुछ भी ये नहीं बताती हैं, ठीक। तो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ, ठीक है। तो आप इनको नोट करते जाइए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इनके पॉइंट्स होते हैं या क्या इनकी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी लिमिटेशंस क्या है, यह विधि स्थिरांकों के संबंध में कोई सूचना नहीं देती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारा क्या बन गया कि जो भी हमारा कांस्टेंट हम यूज़ हो रहे थे उनके बारे में ये क्या होती है, कोई भी हमें एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देती है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले अपनी ये लाइन लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट के बारे में जो हमारा डायमेंशनल मेथड है या डायमेंशनल एनालिसिस हम जो बोल सकते हैं इसको, उसके बारे में ये क्या होती है, किसी भी कांस्टेंट के बारे में ये कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देती है। पहली लिमिटेशन तो ये हो गई हमारी। सेकंड लिमिटेशन है कि जो भी हमारे, जैसे कि आप देख सकते हो कि मान लीजिए कोई भी हमारी इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज हो रहे, जैसे साइन, कॉस या फिर टेन के में, ठीक है, ये हो गया। या फिर मैं बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि जो चर घातांकी होते हैं, जैसे कि e की पावर x हो गया, e की पावर 2x मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है, ये चीज़। या फिर अगर हम बोल सकते हैं जो हमारा लघु गणितीय जो फंक्शन होते हैं, यानी कि जो लॉग के फंक्शन होते हैं, ठीक है,
लॉग है हमारा, ठीक है। तो इन फंक्शन अगर जैसे मान लीजिए कि कोई समीकरण में अगर ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम डायमेंशनल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड लिमिटेशन क्या होगा कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय हमारा फलन होते हैं या फिर चरघातांकी फलन होते हैं या हमारा लघुगणकीय जो फलन होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ये विमीय विश्लेषण की जो है उसका कोई भी इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड लिमिटेशन आपको पता चल गई है। ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम वाले में, इनकी क्या होता है, कोई भी ये यूज़फुल नहीं होती हैं, ठीक है। ये तो सेकंड आप लिख लीजिए। सेकंड लिमिटेशन है हमारी यह त्रिकोणमिति में जैसे आपका क्या फंक्शन आएंगे आपको पता ही है, साइन कॉस, ये सारे फंक्शन हमारे क्या होते हैं, त्रिकोणमिति के होते हैं, ठीक है। ये चरघातांकी तथा लघुगणकीय वही लॉग वाले जो भी फंक्शन होंगे जितने भी, वो सब क्या आ जाएंगे, लघुगणकीय फंक्शन होते हैं, ठीक है। लघुगणकीय पदों वाले समीकरण में प्रयोग नहीं की जा सकती, समीकरण में प्रयोग नहीं की जा सकती है, ठीक है, नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो सेकंड लिमिटेशन हमारी क्या थी, यह त्रिकोणमितीय चरघातांकी तथा लघुगणकीय पदों वाले समीकरण में प्रयोग नहीं की जा सकती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, दिस मेथड कैन नॉट बी used in the equation containing trigonometrical exponential and log terms, ठीक है। ये सेकेंड हमारी क्या लिमिटेशन है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉग टर्म, यानी कि जो इक्वेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन या मतलब कंटेन कर रही है या फिर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन या लॉगरिथम का फंक्शन, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इस डायमेंशनल एनालिसिस का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड हमारी लिमिटेशन है कि कोई भी जैसे जो भी भौतिक राशि, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अगर वो 3 से ज़्यादा किसी टर्म पे डिपेंड कर रही है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसमें ये हमारी जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है वो यूज़ नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी भौतिक राशि है, अगर वो 3 से ज़्यादा हमारी क्या हो रही है फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, जैसे आपने देखा अभी तक जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन हमारा जो टॉपिक था वही इस्टेब्लिश करने का रिलेशन को, तो आप देख रहे हो तो मैक्सिमम हमने 2 लिए थे या फिर 3 टर्म पे वो हो रही थी, डिपेंड कर रही थी, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, अगर हमने 3 से ज़्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे कोई भौतिक राशि डिपेंड कर रही है तो इस मेथड का हम यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, थर्ड है हमारा, जब कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तब यह विधि प्रयोग नहीं की जा सकती,
ठीक है, ये चीज़। वैसे आपने देखा था जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ ली थी वो हमारे क्या तो सिर्फ 3 ही टर्म पे यूज होती थी, 3 भौतिक राशि। जनरली क्या होता था हमारे एक मास का टर्म होता था वहाँ पे, एक लेंथ का हम लेते थे या टाइम का, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, यही कहना चाह रहे हैं कि जो भौतिक राशि है वो 3 से अधिक राशियों पर अगर कोई निर्भर करती है, मतलब ML3 से ज़्यादा अगर हम उसमें कोई फॉर्म यूज़ हो रही है तो क्या हो जाएगा, उसके लिए वो ये डायमेंशनल जो मेथड होता है वो यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, दिस मेथड this method cannot be used if of physical quantities depends upon more than 3 quantities। ठीक है, ये तो हमने इसमें कितनी लिमिटेशन लिखी है, 3। हमारी 3 लिमिटेशंस कौन कौन सी थी? पहली थी कि जो हमारे जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो क्या होती है, किसी भी कांस्टेंट यानी कोई भी स्थिरांक होती है उनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती है। सेकंड है कि जो हमारी त्रिकोणमिति होती है, चरघातांकी या जो लॉग वाले हमारे जो इक्वेशन होती हैं, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री वाले बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले, तो उसमें जो हमारा डायमेंशनल मेथड है हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है कि अगर हमारी कोई भी जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अगर वो 3 से ज़्यादा टर्म, कहने का मतलब है कि MLT मतलब जो हमारा मास है या लेंथ है या टाइम, इनसे अगर ज़्यादा किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो आप इन लिमिटेशन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, और हम आगे की क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।